नमस्कार मित्रों, टारगेट विद पीएस परिहार परिवार में आपका बहुत स्वागत है। आज की हमारी लेक्चर जो है, चूंकि वैदिक हमारा पूरा खत्म हो गया है, तो आज का जो लेक्चर है वो मेंस के टारगेट करते हुए, हमारा चूंकि प्रीलिम्स का सारे हमने क्वेश्चन देख लिए, उसके विभिन्न पहलुओं को देख लिए, तो आज हमारा जो क्लास चलेगा वो मेंस को लेके चलेगा कि इसमें मेंस के क्या क्या प्रश्न बनते हैं इस अध्याय से। ठीक है, तो इसमें वैदिक काल में हम देखते हैं दो प्रश्न हमारे सामने बनते हैं। यद्यपि इस अध्याय की ये विशेषता कह लीजिए, विडंबना कह लीजिए, इस अध्याय से पीटी के तो बहुत से प्रश्न बनते हैं। इस अध्याय से पीटी के ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन अब तक इसमें देखा गया है कि मेंस के लिए इस अध्याय से पूछने की प्रवृत्ति जो है वो कम रही है। मेंस के लिए आपके कुछ अन्य टॉपिक हैं, जैसे कि आपका अशोक वाला चैप्टर हो गया, मौर्य काल हो गया, इसके अलावा जो प्रथम धार्मिक आंदोलन हुआ था, बौद्ध वाले, जैन, इन सब से प्रश्न उठाए जाते हैं। आगे हर्ष से आता है, विकेंद्रीकरण की स्थिति, मौर्योत्तर काल की स्थितियों के बारे में बात होती है, वहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण इस एंशिएंट हिस्ट्री में है वो आपका है संस्कृति और कला। इनके आर्किटेक्ट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि दो संभावित प्रश्न इस अध्याय से बन सकते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। यद्यपि आज तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी हम दो प्रश्नों की यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, और इस अध्याय में एक चीज और है कि जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों को जोड़ते हुए यहाँ प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल की राजनैतिक व आर्थिक दशा की विवेचना कीजिए। एक तो ये प्रश्न बन सकता है, और जो दूसरा प्रश्न है वो ये बन सकता है कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक तक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति एवं धार्मिक स्थिति की व्याख्या कीजिए। तो ये जो दो संभावित प्रश्न हैं, ये हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रश्न आएंगे वो दोनों को साथ में लेकर के आएंगे, और यहाँ के जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रहेगी उसमें एक खास चीज जो हमें दिखाई पड़ेगा वो रहेगा इस तरह। ये ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ बड़े एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे कि आईएएस के एग्जामों में इस तरह की इस अध्याय से कुछ चीजें पूछी जाती हैं। तो हम हर एक चीज को, चूंकि इस अध्याय का हमने टोटलिटी में अध्ययन किया है और आज भी हम देखेंगे, इसमें कुछ छूटने वाला नहीं है, तो ये देखेंगे कि इस अध्याय में कहीं न कहीं तुलना की बात की जाएगी। ठीक है, ये अध्याय जो है बेसिकली यहाँ पे जो प्रश्न का उत्तर है वो तुलना पर आधारित होगा। अब क्या है कि हम पहले अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें है कि ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल की राजनैतिक व आर्थिक दशा, मतलब पहला जो प्रश्न है हमारा वो राजनैतिक व आर्थिक दशा के बारे में जानना चाहता है कि ऋग्वैदिक से लेकर के उत्तर वैदिक काल में राजनैतिक दशाएं, आर्थिक दशाओं में किस तरह के परिवर्तन देखे गए। वही जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हमारी स्ट्रेटजी थी
कि कहाँ कहाँ परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हीं को हमको पकड़ना है, तो इन्हीं की बात होगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि उत्तर लिखते समय, ठीक है, आंसर राइटिंग में सबसे पहले तो होता है कि इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना इसे कह सकते हैं आप। प्रस्तावना में कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि कुछ ऐसे शुरुआत की जाए जो देखने में रोचक लगे। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, तो उन सबको प्रस्तावना ऐसी लगनी चाहिए कि आपका इतिहास में आपकी एक अच्छी समझ है। तो वो समझ किस तरीके से दिखाई देगी, उसका एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, और आपको प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, उनको आप देखिएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के पूर्व वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता मानी गई थी, और इस सभ्यता की जो विशेषताएं हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि इसकी जड़ें आज तक भारतीय समाज में देखने को मिलती हैं, जो इसके महत्ता का स्वतः ही हमें भान कराती है। अगर हम देखते हैं ध्यान से कि ऋग्वैदिक समाज जिस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था, वो अस्थिरता उत्तर वैदिक आते आते कुछ स्थिरता की स्थिति में दिखाई पड़ती है। क्योंकि इस सभ्यता के निर्माता जिन्हें आर्य माना गया है वो बाहर से आए थे, अतः यह स्वाभाविक था कि इस सभ्यता के शुरुआती जो लक्षण है उसमें अस्थिरता के अंश हमें दिखाई पड़ते हैं। इस तरह से करते हुए आप इंट्रोडक्शन अपना देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि जैसा मैंने बताया है कि किस तरीके से आपको सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता की कितनी अच्छी समझ है। तो ये इंट्रोडक्शन आपका इस चीज को डिफाइन कर रहा है। दूसरे नंबर पे है एक्सप्लेनेशन हो गया आपका। एक्सप्लेनेशन में हमें करना क्या है, हमें तुलना करनी है कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में राजनैतिक और आर्थिक स्थितियां क्या हैं, ठीक है। तो ये तुलना को हम देख सकते हैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से। इन तुलनाओं को फिर अगले पैरा चेंज करने के बाद हम लोग तुलना की बात करेंगे। तो तुलना को हम पॉइंट्स में दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आपके पास समय कम है तो डेफिनेटली आप पॉइंट्स में लिखेंगे, इससे आपका समय बचेगा और आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो इसको पॉइंट में न लिख करके बल्कि पैरा में ही लिखने की कोशिश करिएगा। अब क्या है कि ऋग्वैदिक, एक बार फिर से अगर हम तुलना कर लेंगे तो हमारा सारा का सारा विजन जो है क्लियर हो जाएगा और हमारा जो उत्तर है वो कंप्लीट रहेगा। किसी भी विषय की अगर पूर्ण समझ हो जाती है तो स्वतः ही हमारा प्रश्न का उत्तर जो है वो अच्छा हो जाएगा। जब तक हम अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक हम अच्छे से समझा पाएंगे नहीं। तो समझना बहुत जरूरी है, और इस तुलना को जब हम देखेंगे तो हमारे सामने पूरी की पूरी पिक्चर ही खिंच जाएगी। अब उसमें हम देखते हैं कि राजनीतिक स्थिति की बात कर लेते हैं। पहले राजनीतिक स्थिति की बात करें तो हम क्या देखते हैं। राजनीतिक स्थिति की बात करें तो हमें दिखाई पड़ता है कि यहाँ पे जो शासन है, यहाँ पे जो है शासन का स्वरूप जो है वो कबीलाई है। यहाँ पे शासन का स्वरूप जो है वो कबीलाई है। कबीलाई होने से क्या होता है, यहाँ शासन का स्वरूप जो है कबीलाई होने का मतलब होता है समानता या समतावादी, ठीक है। यहाँ पे राजा जो है वो कोई विशेषीकृत नहीं है, बल्कि राजा जो है वो हम सबके बीच का ही है। तो यहाँ पे एक समानता का भाव होता है। ऐसी स्थितियों में देखा गया है कि राजा ऐसा नहीं है कि एक बड़े से मंच पे बैठे हैं, बल्कि वो जमीन पे अपने जो भी सहयोगी हैं उनके साथ, यद्यपि उनका स्थान सेंटर में है क्योंकि उसके प्रमुख हैं, लेकिन यहाँ समतावादी स्थिति दिखाई पड़ती है। यहाँ पे जो शासन का स्वरूप है वो कबीलाई संगठन पर आधारित था, अर्थात समतावादी स्वरूप दिखाई पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जन के प्रधान के रूप में
जन के प्रधान के रूप में राजन, ये जो हम लोगों ने बताया था, राजन या जनस्य गोपा की परिकल्पना दिखाई पड़ती है। यहाँ शासन के जन के प्रधान के रूप में राजन या जनस्य गोपा की स्थिति दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे जो राजा है, राजा की स्थिति ये है कि वो वंशानुगत है, मतलब जन का जो प्रधान है उसका पद वंशानुगत है। लेकिन वंशानुगत होने के साथ साथ अगर हम देखें, लेकिन उसके ऊपर राजा जो है वो निरंकुश नहीं है। यहाँ पे सीमित अधिकारों की बात की जा रही है। यहाँ अधिकार जो है वो सीमित अधिकार है। और ये कैसे डिफाइन होगा कि सीमित अधिकार है? ये 3 संस्थाओं के माध्यम से, सभा, समिति और विदत, इन संस्थाओं के माध्यम से हमें ये महसूस होता है कि राजा के पास सीमित अधिकार था, क्योंकि राजा के चयन में इस संस्था का विशेष योगदान था और अन्य संस्थाएं भी राजा के ऊपर नियंत्रण रखती थी। जैसे इसका एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं कि राजा जो है वो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी है, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी यहाँ पे है। लेकिन उसे कोई भी न्याय देने से पूर्व पुरोहित से सलाह लेनी होती थी, पुरोहित से सलाह लेता था वो। यहाँ पे एक वैदिक स्थिति में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी है, लेकिन वो पुरोहित से सलाह ले रहा है। अभी इसके अलावा हम देखते हैं अन्य चीज़ों में भी हमें यहाँ पे जो है शासन का स्वरूप जो है स्थायी नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे कर की व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती है, कर की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बलि नामक स्वैच्छिक कर की स्थिति दिखाई पड़ती है, बलि नामक स्वैच्छिक कर की स्थिति दिखाई पड़ती है, कोई अनिवार्य कर वाली स्थिति दिखाई पड़ती है। और यहाँ पे सेना भी जो है वो स्थायी नहीं है, यहाँ सेना जो है स्थायी नहीं है। यद्यपि सेना के तीनों रूप, यहाँ पे 3 रूप दिखाई पड़ते हैं, पैदल भी है, रथ भी है और घोड़े भी है, लेकिन यहाँ पे सेना स्थायी नहीं है, बल्कि वो सीमित रूप से है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें जो राजा के सहयोगी हैं, यहाँ पे जो राजा के सहयोगी हैं, इनको कि हम रत्निन की संख्या दे रहे हैं, इनकी संख्या 7 है। ठीक है, तो हम इस चीज को आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे शासन का स्वरूप कबीलाई है, जन के प्रधान के रूप में इसका पद वंशानुगत है, लेकिन इसके अधिकार सीमित है। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होते हुए पुरोहित सलाह लेनी पड़ रही है, कर की कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब अस्थिरता वाली स्थिति यहाँ पे दिखाई पड़ती है। तो आप ये दिखाएंगे कि ऋग वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति, चूंकि वो बाहर से आए थे, तो आपने जो पहले इंट्रोडक्शन में बात कही थी उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा है, वह स्थिरता यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और जब हम उत्तर वैदिक काल में देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शासन का स्वरूप स्थायी हो गया, यहाँ पे शासन का स्थायी स्वरूप दिखाई पड़ता है। स्थायी स्वरूप, राजा के दैवीय सिद्धांत को मान्यता मिल रही है, राजा के दैवीय सिद्धांत को यहाँ मान्यता मिल रही है, अर्थात राजा को सर्वोच्च बताया जा रहा है। राजा को सर्वोच्च बताने की वजह से हो क्या रहा है कि उसके अधिकार में वृद्धि हो रही है। जहाँ सीमित अधिकार है, अब राजा के अधिकार में वृद्धि हो रही है, उसके अधिकार में वृद्धि है। और इन वृद्धियों को हम किस तरह से देख सकते हैं? राजा के अधिकार में वृद्धि इस तरह से हो रही है कि कर जो थे वो अनिवार्य कर दिए गए हैं, कर जो है वो अनिवार्य कर दिए गए हैं, और भाग और शुल्क के तौर पे नए कर की स्थिति दिखाई पड़ती है। ये जो है अनाज का 1/16 भाग हुआ करता था। बलि नामक जो है कर वो यहाँ पे है, मतलब स्वैच्छिक कर की स्थिति दिखाई पड़ती है और अनिवार्य कर की स्थिति भी यहाँ पे हमें दिखाई पड़ती है। यहाँ पे इनकी आय का साधन क्या है? आय का साधन जो है युद्ध भी है, लूट भी है और खेती भी है। लूट भी है और साथ में कर व्यवस्था जो है, ये इनके आय के साधन है।
वो बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आय के जो साधन है वो मात्र युद्ध या लूट है, युद्ध या लूट यहाँ पे है आय के साधन। यहाँ पे आय के साधनों में हमें वृद्धि दिखाई पड़ती है। इसके अलावा क्या है कि राजा के द्वारा विभिन्न तरह की उपाधियां लेने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। अर्थात राजा जो है अब उपाधि लेना, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उपाधि जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। राजा जो है वो उत्तर का राजा जो है वो स्वराट कहलाया जा रहा है। सम्राट जैसी उपाधियां हमें पूर्व साइड में दिखाई पड़ती हैं। और इन सब को मिला करके, चाहे वो स्वराट हो, सम्राट हो, भोज हो, राजा हो, ठीक है, इन सब को मिला करके एक राट जैसी स्थितियां भी दिखाई पड़ रही हैं, एक राट जैसी स्थितियां भी दिखाई पड़ रही हैं। और अपने शक्ति का वो प्रदर्शन कर रहा है, शक्ति का, चूंकि उसके पास अधिकार ज्यादा हो गए हैं, शक्ति के प्रदर्शन के लिए तमाम तरह की यज्ञ कर रहा है, चाहे वो राजसूय यज्ञ हो, वाजपेय यज्ञ हो या अश्वमेध यज्ञ हो। इसके माध्यम से राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। अब क्या है, चूंकि राजा के अधिकारों में वृद्धि दिखाई पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे हमें जो राजा के सहयोगी हैं, रत्निन जिसको कहा गया है, इनकी संख्या में हमें वृद्धि दिखाई पड़ती है। अब इनकी संख्या 12 हो गई है। दो प्रमुख, जिसमें संग्रहिता और भागदूत, ये नए पद दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि राजा की जो कर है, यहाँ पे राजा अनिवार्य तौर पे कर ले रहा है, इसलिए कुछ नए पदों के का सृजन करने की भी आवश्यकता महसूस होती है उत्तर वैदिक काल में। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे चूंकि लोहे का विकास हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पे जो युद्धास्त्र हैं, युद्धों के जो अस्त्र हैं, युद्धों के अस्त्र हैं, इनकी संख्या भी बढ़ती है और इनकी कुशलता भी बढ़ती है। साथ में यहाँ पे राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति होती है, राष्ट्र जैसी संकल्पनाएं दिखती हैं। तो हम किस तरह से देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक समाज में किस तरह से परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम इन बिंदुओं की चर्चा कर सकते हैं राजनीतिक स्थिति में। और जब हम आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, तो हम क्या क्या पॉइंट देखेंगे। आर्थिक स्थिति में भी हम थोड़ी सी तुलना कर ले रहे हैं ऋग्वैदिक में और उत्तर वैदिक में। तो हमने कहा आर्थिक स्थिति को देखने के लिए 4 पैरामीटर हैं। एक हो गया आपका कृषि, दूसरा हो गया पशुपालन, तीसरा है आपका उद्योग या शिल्प, और चौथा है व्यापार। ठीक है, यहाँ चौथा है व्यापार। तो यहाँ पे क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पे जो पशुपालन है वो प्रमुख व्यवसाय दिखाई पड़ता है। ऋग्वैदिक काल में गाय की 176 बार चर्चा हुई है, कृषि की मात्र 24 बार चर्चा हुई है। यद्यपि यहाँ पे कृषि है, लेकिन कृषि गौण है, पशुपालन प्रमुख है। गायों को या पशुओं को एक धन के तौर पे माना गया है और इनकी चोरी भी की जा रही है, क्योंकि धन की चोरी की जाती है। कृषि में यहाँ पे जौ नामक एक अनाज की स्थिति दिखाई पड़ती है, जौ का यहाँ पे उल्लेख होता है। पशुपालन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय दिखता है और उद्योग जैसे शिल्प है यहाँ पे, ये भी ग्रामीण स्वरूप यहाँ पे दिखाई पड़ता है, जिसमें कि आपका हो गया रथकार के अलावा जो है आपका बढ़ई हो गया, बुनकर हो गया, चर्मकार हो गया। ये जैसे ग्रामीण शिल्प जो है यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। व्यापार और वाणिज्य की बात करते हैं तो यहाँ पे केवल समुद्र का ज्ञान न होने से ये मान सकते हैं कि व्यापार वाणिज्य की वो स्थिति नहीं थी। व्यापार जो है स्थानीय स्तर पे व्यापार हो रहा होगा, और वो भी वस्तु विनिमय पर आधारित, मतलब वस्तुओं को देना, वस्तुओं को प्राप्त करना, ये व्यापार का हो रहा होगा। सिक्के यहाँ पे प्रचलित नहीं है, सिक्के यहाँ पे प्रचलन में नहीं दिखाई पड़ते।
यहाँ सिक्के जो हैं हमें प्रचलन में नहीं दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एक चीज और देखें तो यहाँ पे उद्योगों के अधीन हम देख सकते हैं कि लोगों को धातु का जो ज्ञान है यहाँ पे वो सीमित है। धातु का ज्ञान जो है वो सीमित है, मतलब तांबे का ज्ञान है, तांबे का ज्ञान है, कांसे का ज्ञान है और सोने का ज्ञान है। इन सब के लिए विभिन्न शब्द यूज किए जाते थे, वो भी हमने व्यापक तौर पे चर्चा की है। तो इनको जो धातु ज्ञान है वो भी सीमित है। लेकिन अगर हम उत्तर वैदिक स्थिति में आते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, यहाँ पे आने पे कृषि जो है वो मुख्य पेशा बन गया। कृषि मुख्य पेशा बन गया। कैसे बन गया, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन जो है वो लौह क्रांति को माना जाता है। लोहे का आविष्कार हो जाता है, इससे जंगलों का की कटाई करके, उनकी छटाई करके कृषि भूमि का विस्तार दिखाई पड़ता है। कृषि भूमि के विस्तार से कृषि मुख्य पेशा हो गया। और ये मुख्य पेशा कैसे है, इस बात की हमें जो प्राप्ति होती है, इस बात का जो नॉलेज होता है वो विभिन्न चीज़ों से होता है। जैसे कि 6, 8, 12, 16 बैलों के माध्यम से खेतों की जुताई की बात की जा रही है। ठीक है, और सिंचाई के लिए नहरों की बात की गई है। अथर्ववेद में सिंचाई जो है वो नहरों के माध्यम से हो रहा है, इसकी चर्चा दिखती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि फसलों के प्रकारों की भी चर्चा हो रही है। फसलों का वर्गीकरण दिखता है। यहाँ पे 2 तरह की फसलें दिखती हैं, एक है जो कि कृषि पे आधारित है और दूसरा गैर कृषि फसलें हैं। फसलों का भी यहाँ पे वर्गीकरण दिखाई पड़ता है। इसके अलावा कृषि से संबंधित जुताई, बुआई, मड़ाई जैसे शब्द जो है, कटाई जैसे शब्दों की भी यहाँ पे चर्चा होती है, जो दिखाता है कि कृषि यहाँ पे मुख्य पेशा बन गया है। पशुपालन की स्थितियां हैं, लेकिन पशुपालन यहाँ पे गौड़ हो गया है। इसके पीछे, इन परिवर्तनों के पीछे कहीं न कहीं स्थायित्व और अस्थायित्व, यहाँ पे स्थिति जो है असंतुलित है, अस्थिर है, यहाँ पे स्थिरता आएगी तो इस तरह की प्रवृत्तियां स्वयं दिखाई पड़ने लग रही है। पशुपालन के अलावा अगर उद्योग की बात करें तो यहाँ पे उद्योग की स्थिति में व्यापक विकास दिखाई पड़ता है। यहाँ पे जो उद्योग हैं, यहाँ पे जो उद्योग शिल्प हैं उसमें लोहार की स्थिति दिखाई पड़ती है, स्वर्णकार की स्थिति दिखाई पड़ती है, स्वर्णकार की स्थिति दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा रज्जुकार जैसे नए नए शिल्प जो हैं वो इंट्रोड्यूस यहाँ पे हो रहे हैं। तो शिल्पों का स्वरूप जो है अब बढ़ रहा है। यहाँ आते आते क्या हो गया, ऐसा माना गया वहाँ समुद्र का ज्ञान नहीं है, यहाँ पे समुद्र का ज्ञान हो गया है। अर्थात व्यापार जैसी स्थितियां यहाँ दिखाई पड़ रही हैं और बताया गया है कि व्यापार पूर्व साइड में और पश्चिम दोनों तरफ व्यापार की चर्चा की गई है उत्तर वैदिक काल में। और यहाँ जो व्यापार हो रहा है वो भी कहीं न कहीं वस्तु विनिमय आधारित है। यहाँ पे हमें सिक्के तो नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सिक्कों के सादृश्य कुछ चीजें दिखाई पड़ती हैं, जिसमें कि निष्क है, शतमान है और कृषण है। ये सब सिक्कों के आदि रूप या प्रोटोटाइप माने जा सकते हैं। ये तीनों, ये जो हैं माप की इकाइयां हैं, लेकिन इसको सिक्कों का आदि रूप माना जा सकता है। तो यहाँ पे भी सिक्कों का प्रचलन तो नहीं है, यहाँ पे भी सिक्कों का प्रचलन नहीं है, लेकिन सिक्कों के आदि रूप यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर हम कुछ और चीज देखें, जैसे कि व्यापार में हमें ऋण जैसी चीजें दिखाई पड़ती हैं। ऋण के लिए जो है कुसीद शब्द का प्रयोग हो रहा है, और जो ऋण देता है, ऋण देने वाले के लिए जो है कुसीदीन, ऋण देने वाले के लिए कुसीदन शब्द का प्रयोग, मतलब यहाँ पे जो है हमें सूदखोरी जैसी स्थिति भी दिखाई पड़ रही है जो समाज को दिखा रही है। तो इस तरह के हम लोग पहले प्रस्तावना लिखेंगे,
उसके बाद इन तुलनाओं को, अगर ये पॉइंट आपको याद होंगे तो इसमें से आप जो भी आपको महत्वपूर्ण लगेगा एग्जाम में उन पॉइंट्स को देने की कोशिश कीजिएगा। और अंत में निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक समाज जो अपने पूर्ववर्ती स्थिति में अस्थिर समाज था, वो लौह क्रांति की वजह से उत्तर वैदिक काल में स्थिरता को प्राप्त करता है। और शायद यही कारण है कि इस पूरे दौर को लौह युगीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से निष्कर्ष करके आप इस प्रश्न के उत्तर को देख सकते हैं। और जो हमारा दूसरा प्रश्न है, अब हम उसकी चर्चा करेंगे, हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिसमें कि हमारा प्रश्न दूसरा ये था कि ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक तक सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की बात अगर करी जाए कि धार्मिक स्थिति की व्याख्या कीजिए, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की व्याख्या कीजिए या तुलना कीजिए, इस तरह से प्रश्न आता है, तब हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर हम फिर उसी तरीके से, चूंकि दोनों में से एक ही प्रश्न आएगा तो इसमें भी इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में उसी तरीके से हम बताएंगे कि सिंधु सभ्यता के उद्भव के पूर्व उत्तर वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है और यह अत्यंत इस सभ्यता की जो विशेषता है, ऐसी बात से दृष्टिगोचर होती है, हमारी दृष्टि में आती है कि इस सभ्यता के जो अंश है वर्तमान भारत में भी दिखाई पड़ते हैं। जो इस सभ्यता के जड़ें हैं कितनी गहरी हैं वो आसानी से देख सकते हैं। इस तरह से करते हुए इसकी भी शुरुआत करेंगे। इसका भी हम प्रस्तावना लिखेंगे। पहले प्रस्तावना इस तरह से होनी चाहिए। देखिए, प्रस्तावना यद्यपि आपको प्रश्न उत्तरी में लिख करके दे दिया जाएगा, लेकिन मैं ये कहूँगा आपसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसर राइटिंग बेहतर हो तो इस प्रस्तावना को आप स्वयं लिखने की कोशिश करेंगे। और ये प्रस्तावना तभी स्वयं लिख पाएंगे जबकि आप अपने मित्रों यारों का इंट्रोडक्शन सही से कराने में सक्षम होंगे। तो ये कोशिश कीजिए कि तमाम चीज़ जो भी आपके आसपास दिखाई पड़ रही हैं, कोशिश कीजिए कि उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देने की आदत अपनी हैबिट में, अपने दैनिक कार्यों में इसको बिल्कुल ऐड करिए। तो प्रस्तावना इसमें भी जिस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे भी तुलना की स्थिति को हम देखते हैं। व्याख्या में हमें यहाँ पे भी तुलना करनी होगी। हमें बताना होगा कि अगर हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक समाज की हम तुलना करें तो उसकी विशेषताओं को हम आसानी से देख सकते हैं जो निम्नलिखित है। ऐसे करके आज की व्याख्या के बिंदु को शुरू करेंगे और सामाजिक स्थिति की बात करेंगे। तो उत्तर वैदिक सामाजिक स्थिति जो है, उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक जो है, उत्तर वैदिक सामाजिक स्थिति की बात करेंगे तो हमें दो चीज दिखाई पड़ेगी। पहला क्या है कि समाज की सबसे छोटी इकाई है गृह। गृह कुल या परिवार, गृह कुल या परिवार है। परिवार का मुखिया जो है, जो कि गृहपति है, वो कौन है? वो पिता है। परिवार का मुखिया पिता है। मतलब यहाँ पे हमें पितृ सत्तात्मकता जो है की स्थिति दिखाई पड़ती है। हमें यहाँ पे पिता का अपने परिवार पे पूर्ण नियंत्रण हो। ऋग्वैदिक काल में परिवार की सबसे छोटी इकाई जो है वो है, समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वो परिवार है। इसके अलावा फिर यहाँ पे संयुक्त परिवार की प्रणाली दिखाई पड़ती है। परिवार का स्वरूप जो है वो संयुक्त है। अगर विवाह की बात करें तो यहाँ पे विवाह जो है अनुलोम और वह विलोम, दो तरह के विवाहों की स्थिति हमें दिखाई पड़ती है। जब इन बिंदुओं की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में लगभग ये सेम है। यहाँ पे भी पितृसत्तात्मकता है, यहाँ पे भी विवाह के दोनों प्रकार हैं। अब अंतर कहाँ से आया? मतलब यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में परिवार के इन स्थिति तक
उत्तर वैदिक काल में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, लगभग वो वैसी ही है। परिवर्तन होता है आपका महिलाओं की दशा, स्त्रियों की दशा से परिवर्तन हो गया। अब अगर हम स्त्री की दशा देखें, स्त्रियों की दशाओं की बात करें, स्त्रियों की दशा की बात करें, तो यहाँ हमें व्यापक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे स्त्री की स्थिति जो है वो अच्छी है। कैसे अच्छी है? स्त्रियों का उपनयन संस्कार हो रहा है, मतलब वो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, वो शिक्षित हैं स्त्रियां यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे नियोग की प्रथा है, नियोग जैसी प्रथाएं यहाँ पे हैं। नियोग प्रथा मैंने बताया था कि कोई अगर स्त्री है, उसका पति मर जाए तो परिवार के किसी अन्य, जैसे उसके देवर के साथ उसको विवाह करने की अनुमति थी, ताकि उसका जीवन जो है सुरक्षित रह सके। इसके अलावा पुनर्विवाह की स्थिति भी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, पुनर्विवाह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे विभिन्न सभाओं में, जैसे कि सभा हो गई, समिति हो गई और विदत हो गया, इसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार है। महिलाएं इसमें भाग ले सकती थी, ठीक है। ये इस बात को बता रहा है कि महिलाओं को सामाजिक स्तर पर समानता दिखाई पड़ती है। ये बता रहा है कि सामाजिक स्तर पे विभिन्न सभाओं में, विभिन्न समितियों में और विदत में महिलाएं भाग ले रही हैं। तो ये है हम। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो अगर उत्तर वैदिक में हम आते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि यहाँ पे स्त्रियों की दशा में गिरावट आई है। यहाँ पे उनकी दशा में गिरावट आई है। यहाँ उनकी दशा में बहुत खराब तो नहीं है, यहाँ पे बहुत खराब नहीं है। क्यों बहुत खराब नहीं, वो भी दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे हमें दिखता है कि उपनयन संस्कार बंद हो गया। उपनयन संस्कार जो है वो यहाँ पे बंद हो गया है, लेकिन वो स्वैच्छिक तौर पे शिक्षा ग्रहण कर रही है, क्योंकि गार्गी की यहाँ पे बात होती है, जो कि विदुषी महिला है, शिक्षित महिला है। नियोग की प्रथा यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे बाल विवाह जैसी बुराई आ रही है, बाल विवाह जैसी बुराई यहाँ पे आ रही है। लेकिन सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी स्थिति नहीं है, जो कि बताता है कि ठीक है, मतलब इस और विभिन्न संस्थाओं में अब महिलाओं को सभा, समिति और विदत में अनुमति नहीं है उपस्थिति का। लेकिन ये जो उपनयन संस्कार है वो बंद तो किया गया है, लेकिन शिक्षा पूरी तरीके से बंद नहीं की गई। मतलब वो स्वैच्छिक शिक्षा ले सकती थी, अर्थात जो समानता का स्तर उनका मिला था समाज में, अब वो सिर्फ परिवार के स्तर पे मिल रहा है। परिवार चाहे तो उनको शिक्षित कर दे, तो यहाँ पे अब परिवार के स्तर पे समानता मिल रही है। समानता का जो पैमाना है वो गिर गया है। पहले सामाजिक स्तर पे दिखाई पड़ता है, अब केवल परिवार के स्तर पे उनको समानता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। इसके अतिरिक्त अर्धांगिनी शब्द का भी हमें दिखाई पड़ता है। अर्धांगिनी शब्द से मालूम चलता है कि उतनी खराब स्थिति नहीं है, लेकिन दो अन्य चीजें हैं, जैसे कि मैत्रेयी संहिता में इनको स्त्रियों को 3 तरह की बुराई के अंतर्गत रखा गया है, माना गया। जिस तरह से पासा एक बुराई होती है, अर्थात जुआ एक बुराई होती है, शराब अर्थात सुरा एक बुराई होती है, इसी तरीके से स्त्रियों को एक बुराई कहा गया है। तो इस तरह की बातें दिखाई पड़ती हैं, अर्थात स्त्रियों की दशा में हमें अंतर दिखाई पड़ता है, गिरावट आई है, लेकिन बहुत खराब नहीं है। तो ये हमको दिखाना है। ऊपर की स्थिति में देखें तो लगभग यहाँ तक तो परिवार के स्तर पे तो चीजें सेम है, लेकिन स्त्रियों की दशा की बात करें तो वहां पे हमें गिरावट दिखाई पड़ती है। अब स्त्रियों की दशा के अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और पक्ष भी है, जैसे कि समाज का विभाजन। अब समाज का विभाजन जो है यहाँ पे 4 वर्णों के तौर पे हो रहा है। 4 वर्णों की बात की गई है, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था वाली बात की गई है, लेकिन ये जटिल नहीं है और लोगों को स्वेच्छा से अपना वर्ण चुनने की आज़ादी है।
ऐसी स्थितियां यहाँ पे दिखाई पड़ती हैं। वर्ण व्यवस्था आ रहा है और यहाँ पे ऋग्वेद में पहली बार, ऋग्वेद में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रीलिम्स का पे पूछा जाता है कि ऋग्वेद में पहली बार गोत्र शब्द की उत्पत्ति होती है। गोत्र की पहली चर्चा जो है, पहली चर्चा ऋग्वेद में होती है। तो यहाँ पे समाज 4 वर्णों में बट रहा है, गोत्र जैसी स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। गोत्र प्रथा वो है कि एक ही गोत्र में विवाह को जो है वो गलत माना गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो गोत्र है, एक ही गोत्र का व्यक्ति जो है कभी न कभी एक दूसरे के वो रिश्तेदार रहे होंगे, वो उनके कहीं न कहीं नातेदार रहे होंगे। तो ऐसे विवाहों को हतोत्साहित करने के लिए और जो वंश परंपरा है उसमें नवीनता लाने के लिए यह आवश्यक था कि नए नए लोगों में, नए नए गोत्रों में विवाह करने से जो हमारा जीन होता है, हमारा जो अनुवांशिक कल्चर होता है वो रिच होता है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ दिखाई पड़ती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जाति व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जाति व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती है। आभूषण जो है यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों पहन रहे हैं। आभूषण जो है यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों पहन रहे हैं। यहाँ पे गले के आभूषण को, यहाँ पे गले के आभूषण के लिए निष्क शब्द का प्रयोग हो रहा है। ये गले का आभूषण है जो आगे चल करके गले के आभूषण से बदल करके ये माप की इकाई बन जाएगा। निष्क जो है माप की इकाई बनने वाला है। ऋग्वैदिक काल में ये गले का आभूषण है। जाति व्यवस्था वाली स्थिति नहीं दिखाई पड़ती है। खान पान में शाकाहारी मांसाहारी दोनों खान पान कर रहे हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के खान पान यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो दास प्रथा वाली स्थिति दिखाई पड़ती है। दास प्रथा यहाँ है, ठीक है, लेकिन दास जो है वो कृषि कार्य में नहीं लगे, कृषि कार्य उनसे नहीं लिया रहा है। दासों को दान देने की प्रथा है लेकिन पुरुषों को नहीं, फीमेल मतलब महिलाओं को, महिला दास को दान देने की प्रथा दिखाई पड़ती है। तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे समाज का जो दूसरा पक्ष है। अब क्या है कि अगर हम इस स्थिति में आते हैं उत्तर वैदिक, तो समाज में 4 वर्णों की बात सेम चल रही है। यहाँ पे भी 4 वर्ण और वर्ण व्यवस्था की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी जटिलता आती है। यहाँ थोड़ी जटिलता है, लेकिन जाति व्यवस्था यहाँ पे भी नहीं दिखाई पड़ती है। यहाँ पे भी जाति व्यवस्था का अभाव दिखता है, ठीक है। आभूषण यहाँ पे भी दोनों लोग पहन रहे हैं। खान पान के संस्कार जो है वो सेम है और दास प्रथा वाली स्थिति भी यहाँ पे सेम है, ठीक है। अब क्या है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक नई चीज दिखाई पड़ती है, वो है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में एक नई चीज दिखाई पड़ती है, आश्रम व्यवस्था। और 3 तरह के आश्रमों की बात उत्तर वैदिक काल में होती है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ और तीसरा है वानप्रस्थ, ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। संन्यास नामक जो ब्रह्मचर्य चौथा है आश्रम व्यवस्था का, वो सूत्र काल में हमें दिखाई पड़ रहा है, इस काल में नहीं। सूत्र काल में जाबालोपनिषद, इसमें पहली बार चौथे आश्रम मतलब संन्यास की चर्चा यहाँ पे होती है। उत्तर वैदिक काल तक आते आते हमें संन्यास वाली स्थिति जो है नहीं दिखती है। ये सूत्र काल में आकर के तो समाज में ये परिवर्तन हम देख सकते हैं। अगर हम इसके दूसरे बिंदु को देखें, अर्थात कि धार्मिक स्थिति, अगर हम धार्मिक स्थिति की चर्चा करें तो ऋग्वेद में
ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थितियों की बात करें, धार्मिक स्थितियों की तुलना करेंगे, हम धार्मिक स्थितियों की तुलना करेंगे। धार्मिक स्थितियों की तुलना करें में हमें 3 बिंदु दिखाई पड़ते हैं। पहला है कि देवताओं का स्वरूप। तो यहाँ पे देवताओं को 3 तरीके से माना गया है, 3 भागों में बांटा गया है। आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता और अंतरिक्ष के देवता। ठीक है, यहां पे देवताओं का विभाजन इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता और अंतरिक्ष के देवता। यहाँ पे जो सबसे प्रमुख देवता है वो है इंद्र। इंद्र को यहाँ पे सबसे प्रमुख देवता माना गया है। ये युद्ध के भी देवता हैं, ये सबसे प्रमुख देवता है। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है, क्योंकि युद्ध के देवता हैं। पुरंदर का मतलब होता है किले को तोड़ने वाला। तो जो व्यक्ति युद्ध में विजेता होगा वो किले को तोड़ के ही विजेता बनेगा, इसीलिए इनके लिए पुरंदर शब्द का भी यूज हो रहा है। और इनकी चर्चा सबसे ज्यादा है, 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है, ऐसा में दिखाई पड़ता है। दूसरा है अग्नि देवता, जो कि दूसरे इंपॉर्टेंट है। तीसरे हैं वरुण देवता। वरुण देवता की स्थिति यहाँ पे अलग है। इनको रित मतलब होता है एक व्यवस्था। रित का मतलब होता है व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था या व्यवस्था। ठीक है, दोनों कह सकते हैं। अर्थात प्रकृति में हर एक चीज में हमें एक व्यवस्था दिखाई पड़ते हैं। सूरज जो है वो पूरब से निकल रहा है, पश्चिम की तरफ अस्त हो रहा है। नदियों का अपना एक स्वरूप है। विभिन्न जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में है। विभिन्न जीवों का जो संयोजन है उसका एक निश्चित क्रम है। शाकाहारी जो है वो वनस्पतियों को खा रही हैं, ताकि ऐसा ना हो कि पूरे पृथ्वी पर सिर्फ वनस्पति दिखाई पड़े। मांसाहारी शाकाहारी जीव को खा रहे हैं, अर्थात एक बैलेंस बनाया गया है। तो ये जो व्यवस्था है, बैलेंस है, इसको रित बोला जाता है। और इसके जो देवता हैं वो वरुण को माना गया है। मतलब ये रित की व्यवस्था को देखने के कारण इनको ऋतस्य गोपा कहा गया है, ऋतस्य गोपा। ठीक है, इसके अलावा इनको समुद्र का भी देवता का माना गया है, इनको समुद्र का भी देवता माना गया है। तो अब आगे अगर हम देखते हैं, कुछ अन्य देवता हैं, जैसे सोम देवता है, ये वनस्पति के देवता हैं। पूषण जो है औषधि के देवता हैं, औषधि के देवता हैं। अश्विन जो है वो चिकित्सा के देवता है, चिकित्सा के देवता है। ठीक है, तो यहां पे हम जो देख रहे हैं, अब हम देखते हैं इधर साइड में, यहां पे देवताओं का स्वरूप जो है कैसा है। अगर हम उत्तर वैदिक की तरफ देखें ध्यान से, अगर हम उत्तर वैदिक में आकर के ध्यान से देखें, तो यहां पे देवताओं का स्वरूप बदल रहा है। यहां पे देवताओं का स्वरूप बदल रहा है। देवताओं का स्वरूप जो है यहाँ पे बदल रहा है। यहाँ पे प्रजापति को प्रमुख देवता माना गया है, जो वहाँ इंद्र थे। इसके अलावा अन्य देवताओं की स्थितियां गिनी हैं। जैसे वरुण देवता पहले इन सब चीजों को देखते थे, अब वो मात्र समुद्र के ही देवता रह गए हैं। अब वो समुद्र के देवता रह गए हैं। ठीक है, और पूषण, ये जो है अब शूद्रों के देवता हो गए हैं, जो कि औषधि के देवता थे। अब ये शूद्रों के भी देवता रह गए हैं। इसके अलावा कुछ नए देवताओं की भी बात होती है, जिसमें कि विष्णु और रुद्र जैसे नए देवताओं का भी आगमन यहाँ पे हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये हो गया इसका पहला बिंदु। अब इसका जो दूसरा बिंदु है उसकी हम चर्चा करेंगे, वो है उपासना का स्वरूप।
दूसरा बिंदु है कि उपासना का स्वरूप क्या है ऋग वैदिक के टाइम में और उत्तर वैदिक के टाइम में। तो यहाँ पे उपासना का स्वरूप है स्तुति गायन, स्तुति पाठ, इसके माध्यम से उपासना की जा रही है। यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, लेकिन यज्ञ में जो है, जो यज्ञ मतलब होता है एक तरह का चढ़ावा, तो चढ़ावा किस तरह का है, यहाँ पे जो बलि दी जा रही है, बलि का मतलब एक तरह का चढ़ावा है, तो यहाँ बलि जो है वो जौ की भी बलि दी जा रही है, मतलब जौ को चढ़ाया जा रहा है, साग को चढ़ाया जा रहा है, और सीमित मात्रा में पशुओं की भी बलि हो रही है। ठीक है, सीमित मात्रा में पशुओं की भी बलि यहाँ पे दिखाई पड़ती है, लेकिन प्रमुख तौर पे अनाजों की भी को भी चढ़ाया जा रहा है बलि के तौर पे। इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। ठीक है, उपासना की रीतियों में स्तुति पाठ हो रहा है, यज्ञ जैसी स्थायी स्थिति दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अब यहां जब आते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो इन स्थितियों में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। उत्तर वैदिक की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे स्तुति पाठ तो है, स्तुति पाठ है, लेकिन यहाँ पे यज्ञ जो है की प्रधानता है, यहाँ पे यज्ञ की प्रधानता दिखाई पड़ती है। और यज्ञ में बलि को अनिवार्य मान लिया गया है, चढ़ावा जो है वो बलि को यहाँ पे अनिवार्य मान लिया गया है, और वो बलि जो है उसमें पशुओं की बलि को यहाँ पे खूब प्रोत्साहन दिया गया है, जिससे कि पशुओं की संख्या या पशुओं की हानि जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। इसी चीज को लेकर के आगे जब हम देखेंगे धार्मिक आंदोलन होगा, धार्मिक सुधार आंदोलन होगा, तो वहां पे महात्मा बुद्ध अहिंसा की बात करते हैं, अर्थात इस पशुधन को बचाने की बात करते हैं। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से आराधना की रीतियां जो हैं उसमें परिवर्तन हो रहा है। और जो तीसरा बिंदु है उसकी हम चर्चा करेंगे। तीसरा बिंदु जो है वो है कि उपासना का उद्देश्य क्या है। तीसरा बिंदु जो है हमारा है कि ये उपासना जो की जा रही है उसका उद्देश्य क्या है, उसमें कौन से परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे उसका उद्देश्य लौकिक सुख प्राप्त करना है, लौकिक सुख प्राप्त करना है, क्योंकि इनके जो भी देवी देवता हैं वो प्राकृतिक शक्तियां हैं, प्राकृतिक शक्तियों की उपासना कर रहे हैं, अर्थात लौकिक सुख की कामना कर रहे हैं। और उत्तर वैदिक आते आते इस स्थिति में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। लौकिक सुखों की तो बात हो ही रही है, अब यहाँ पे अलौकिकता मतलब जो दिखाई न दे, अलौकिकता की चर्चा हो रही है, पुनर्जन्म की बात हो रही है, पुनर्जन्म की बात यहाँ पे हमें दिखाई पड़ती है। इससे ये ज्ञान होता है कि अब व्यक्ति जो है अलौकिक सत्ता में भी विश्वास करने लग रहा है, वो ऐसा मान रहा है कि अलौकिक सत्ता उसको फिर से उसका जन्म करेगी, इस जन्म में जो भी उसके जीवन की कमियां रह गई हैं वो आने वाले जन्म में उसको पूरा कर लेगा। तो हम इस तरह से देखते हैं, इसके बाद फिर हम निष्कर्ष लिख करके इस प्रश्न का उत्तर समाप्त कर सकते हैं। तो हम कुल मिला के देख रहे हैं कि यहाँ पे दो प्रश्न बने हैं, उन दोनों प्रश्नों पे हमने व्यापक चर्चाएं कर ली हैं। इस अध्याय से प्रमुखता से प्रीलिम्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस के कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये इस बात की व्यापक संभावना है कि यहाँ पे ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों को मिला के पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तुलनात्मक तौर पे इस अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम तुलनात्मक तौर पे इस अध्याय को सही से समझ सकते हैं। जब हम एक तरफ ऋग्वेद की स्थिति देखेंगे, दूसरी तरफ उत्तर वेद की, तो हमें वास्तविक पिक्चर दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से दोनों प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे दे दिया गया है और हमने इसको आसानी से देख लिया कि क्या है। अब जब हमारा जो अगला वो रहेगा टॉपिक, अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे महाजनपद काल की। महाजनपद काल में हम देखेंगे जो 16 जनपद थे उनको देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि मगध का उत्कर्ष देखेंगे कि किस तरीके से मगध में भारत का जो पहला नोन, यहाँ से भारत के इतिहास की शुरुआत होती है, जिसमें कि मगध के इतिहास में हमें पर्याप्त मात्रा में हमें जो है
साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं, हमें इसमें पर्याप्त जो है पर्याप्त साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा मगध के उत्कर्ष के अलावा हम यहाँ पे दो स्थितियां देखेंगे, ठीक है। उत्तर की तरफ हम देखेंगे कि यही भी विदेशी आक्रमण हो रहे हैं। पहला जो है वो ईरानी आक्रमण हुआ है, दूसरा जो है यूनानी आक्रमण जिसमें सिकंदर की स्थितियां देखेंगे। और अगर हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तो दक्षिण में इसमें हम संगम काल की चर्चा करेंगे। संगम काल में हम संगम काल की स्थितियों के बाद अब इस यहाँ पे चेर, चोल और पांड्य इनका भी अध्ययन इसी अध्याय में करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अगला चैप्टर होगा, ये हमारा अगला लेक्चर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। किसी तरह की कोई भी समस्या हो तो कृपया कमेंट में आप जरूर पूछें, उन प्रश्नों का उत्तर आपको अगले लेक्चर में बिल्कुल दिया जाएगा। और मैं ये कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान करने के बाद ही नया चैप्टर शुरू किया जाए, क्योंकि सारे चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक चैप्टर आपका क्लियर नहीं होगा तो आगे के चैप्टर को समझने में परेशानी होगी। और आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि पीछे के चैप्टर, कोई भी जब चैप्टर शुरू हो तो पीछे के पूरे चैप्टर को एक बार जरूर देख लें, ताकि उससे आप आने वाले चैप्टर के साथ उसका अपना लिंक बैठा सके। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।